और ये गज़ल नंबर 1 है, 11वीं जमात फर्स्ट ईयर के शामिल निसाब। ये पहली गज़ल है जी। ठीक हो गया। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता था। खुदाए सुखन मीन सुखन का खुदा। सुखन का क्या माना बताया था? शायरी, कलाम। वैसे आम लफ्ज़ी मतलब होता है सुखन का बात करना। खुदाए सुखन शायरी का खुदा। ये मीर तकी मीर का लक़ब था। मीर तकी मीर की शायरी के जो बुनियादी अहम अंसर हैं, जो आम फर्स्ट ईयर यानी 11वीं और 12वीं यानी इंटरमीडिएट लेवल पे जो तलबा और तलबात को मालूम होने चाहिए, उसमें है कि मीर तकी मीर को गम का शायर भी करार दिया जाता है। ये जो अलक़ाबात इनके बताता हूँ, ये याद रखें, ये बाज़ दफ़ा MCQs में पूछे जा सकते हैं, तशरीह में आपको काम आएंगे। उनकी शायरी की तशरीह करते हुए कि आप देखेंगे कि उनकी शायरी में यासियत, एक दुख और अफसोस क्यों पाया जाता है। मीर तकी मीर को गम का शायर भी करार दिया जाता था। उसकी वजह ये थी कि मीर के दो हालात चले, एक होते हैं दाखिली और एक होते हैं ख़ारजी। दाखिली हालात की भी मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में तशरीह कर चुका हूँ। दाखिली हालात हैं और एक हैं ख़ारजी हालात। दाखिली हालात वो होते हैं जो इंसान के अंदर के हैं, जो इंसान के घर के हालात होते हैं, वो इंसान को अफसरदा करते हैं, मायूसी की तरफ लेके जाते हैं अगर बुरे हैं तो। अगर हालात अच्छे हैं तो ये हालात आपको खुशी की तरफ लेके जाते हैं। किसी भी शायर की, किसी भी बड़े अदीब की ज़िंदगी का मुताला करना, उसकी शायरी को, उसकी लिखने के पन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पता चले कि उसके हालात क्या थे, उसने ज़िंदगी किस डगर पे, किस नहज पे गुजारी, और उसका जो लिखने का अंदाज़ था, जो कुछ उसने बयान किया, जो लिखा है, उसमें उसने कहाँ तक उस चीज़ में वो कामयाब हुआ है। दाखिली हालात ये थे कि मीर तकी मीर के कम उम्री में पहले जो है इनके एक मुँह बोले चचा थे, मीर अमानुल्लाह, वो फौत हुए, जो जिनकी वफ़ात पे इनके वालिद साहब को इंतहाई ज़्यादा दुख और अफसरदगी थी, यासियत थी। जो किसी भी कहीं भी जाते, किसी खानका ज़ियारत वगैरह पे, तो ये मीर तकी मीर को साथ लेके जाया करते थे। दूसरा ये था कि कुछ थोड़ी सी उम्र बड़ी, 11 साल, 13 साल, 12 साल इसके राउंड अबाउट, तो उनके क्या हुए, वालिद की भी डेथ हो गई। घर के माशी हालात भी इस कदर अच्छे नहीं थे कि मीर तकी मीर को कोई खुशी मुयस्सर आ सके, कोई राहत मिले, कोई चीज़ें। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये माइंड में रखें, आगे इसकी तशरीह में काम आनी है। उसके बाद चलते हैं ख़ारजी हालात। ये सबसे अहम है भाई। ख़ारजी हालात, जब एक हसास शख्स, शायर है, अदीब है, उसके सामने एक सदियों से राय जो तहज़ीब है, वो तहज़ीब क्या हो रही है, मर रही है, ख़त्म हो रही है, मलिया मेट हो रही है, उसके सामने वो तहज़ीब अपने अंजाम को और बुरे अंजाम को पहुंच रही है। बरज़ख़ीर में मुसलमानों की जो सदियों से हुकूमत थी, जो दिल्ली एक ज़माने से मुसलमानों का किबला व काबा, तख्त, हुकूमत का मरकज़ था, दिल्ली उजड़ रही थी। और याद रखें, दिल्ली वाहिद शहर है जो मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इस वजह से कहा दिल्ली उजड़ रही थी, दिल्ली उजड़ रहा नहीं था। ठीक हो गया। तो दिल्ली जो उजड़ रही थी, तो इनके सामने जो सदियों से एक तहज़ीब खड़ी थी, वो तहज़ीब जब ज़वाल पजीर हुई, मुसलमान ऐशो इशरत का शिकार हुए, तो उनके सामने जब ये तहज़ीब उजड़ना शुरू हुई, तो लाजमी बात था और ये लाजमी अमर था कि एक शायर पे उसका असर हो। तो ये ख़ारजी हालात थे। दोनों हालात पे मीर तकी मीर का कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से मीर की शायरी में जो है वो यासियत नज़र आती है। बाद में सिर्फ एक नासिर काज़मी आए, वो मेरा ख्याल है कि 12वीं अगले साल में आपको वो पढ़ना पड़ेगा कि उनको जो है अपने ऐद का मीर क्यों कहा जाता है। तो मीर तकी मीर की फिर कम उम्री में शादी हो गई। उसके बाद मीर तकी मीर ने इश्क किया, इश्क में नाकामी हुई। शेर है कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। क्योंकि सैयद थे, तो इश्क में जब ख्वारी हुई और नाकामी हुई, तो उस ख्वारी की बिना पर मीर तकी मीर जो है वो अफसरदा रहे
और कहीं जंगलों में, बैबानों में और निकले। मीर तकी मीर के अंदर एक सबसे अहम खूबी थी कि ये क्या थे, अना परस्त बहुत ज़्यादा थे। ये दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठे रहते, किसी से कभी डिमांड नहीं की, मांगा कुछ नहीं। अच्छा, शुरू में कहा था मीर तकी मीर को जो है वो खुदा सुखन कहा जाता था, शायरी का बादशाह, शायरी का खुदा। इस वजह से कहा जाता था कि मीर तकी मीर ने गज़लियात में 6 दीवान लिखे, जो लिखा छाप दिया। गालिब की तरह सिलेक्टेड या सेलेक्टिव शायरी नहीं की कि जो पसंद आई या जो समझा कि ये मेयारी है उसे रख लिया, बल्कि उन्होंने जो गज़लियात वो सारा शामिल किया था। अच्छा, आगे चलकर मीर तकी मीर ने मसनवी भी लिखी, मसनवी की तारीफ़ें भी बताई हैं, मसनवी लिखी, उसके बाद ख़ुद नविश्त लिखी है ज़िक्र मीर। ये 60 साल की उम्र में और इन्होंने तवील तरीन 90 साल की उम्र पाई थी, 1710 में फ़ौत हुए थे। इससे पहले उर्दू के जो एक बड़े शायर का नाम मिलता है, जहाँ से इसकी शायरी का आगाज़ होता है, दक्कन से, वली दक्कनी, ठीक हो गया। उनका ज़माना 1671 से लेकर 1744 तक था। तो मीर तकी मीर 1721 से लेकर 1810 तक इनका ज़माना आता है। अब आ जाते हैं अपनी गज़ल की, शामिल निसाब गज़ल की तशरीह की तरफ। मीर तकी मीर कहते हैं, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सदा का मतलब होता है आवाज़। अगर इस सदा को आप सीन से लिखते हैं तो फिर क्या मतलब होता है, हमेशा। के वो जो कहते हैं ना कि सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। इस सदा का स्वाद से जब सदा आएगा तो इसका मतलब होगा आवाज़, और सीन से सदा आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इस शेर को ना बहुत सादा से अल्फाज में समझने के लिए ये काफ़ी है कि जिस वक्त एक फ़कीर रास्ते से गुज़र रहा है, वो आवाज़ लगा रहा होता है कि जो बस एक जो है ये ज़रबुल मिसल है या एक मुहावरा है, इसे याद रख लें कि जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला। फ़कीर को दरवाज़े पे जो बंदा कुछ आटा है, दाने हैं, पैसे हैं, कपड़ा है, कोई भी दे देता है, दरवाज़े में है या रास्ते में गुज़र रहा है, फ़कीर को दे दिया, वो सारे उसे भी दुआएं, सैकड़ों हज़ारों दुआएं दे के गुज़र रहा है। और जो नहीं देता, जिसके पास नहीं है, देना नहीं चाहता, व्हाट्स ऑन कोई भी रीज़न है, तो वो उसे भी क्या करता है, बदुआ नहीं देता, दुआ करते हुए जा रहा है। इस मिसाल को जहन में रखें तो शेर की तरफ आएँ। मीर तकी मीर चूँकि दुनिया जो है ना ये एक मुसाफिर खाना है, इसमें हमने हमेशा नहीं रहना, यहाँ से कूच करना है, यहाँ से गुज़रना है। कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया। जो सिकंदर आज़म था वो भी, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, यहाँ पे नहीं रहे। सरकार दो आलम को भी दुनिया से पर्दा फरमाना पड़ा। तो कहता है कि शायर हम इस दुनिया में फ़कीरों की तरह आए हैं और सदा कर चले, सदा लगाते हुए गुज़रे हैं। क्या कि जिसने मेरे साथ अच्छाई की, नेकी की, भलाई की, उसका भी भला हो, अल्लाह ताला उसे इसका अजर दे, वो खुश रहे, खुश व खुरम रहे। और कहता है कि जिन लोगों ने मुझे दुख दिए, तकलीफ़ दी, क्योंकि ये इनके हिजरत भी इनके मुकद्दर में थी, आगरे से, फैज़ाबाद से, फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर लखनऊ, तो ये जो हिजरत थी, अपना घर बार भी छोड़ना, तो कहता है कि वो चाहे अपनों की वजह से अपनों ने भी दुख दिए, जो आपको बताया था कि दाखिली हालात की वजह से, तो शायर क्या कहता है कि वो भी क्या रहें, खुश व खुरम रहें। जब आप तशरीह करेंगे तो लिखेंगे कि अच्छा, एक और बात याद रख लें कि ये फेडरल में 5 शेर आते हैं, 5 में से 3 शेरों की तशरीह लिखनी होती है, और शायर का नाम लिखना न भूलें। और बेशक कोई बिल्कुल थका हुआ स्टूडेंट हो मेरी तरह, तब भी 2 से 3 लाइनें शायरी की ज़रूर लिखे। कम से कम 3 नंबर एक शेर के होते हैं, 5 शेर होते हैं, 3 लिखने होते हैं, 3 में से 2 नंबर मिल ही जाते हैं। 1 नंबर शायर का होता है और 1 नंबर होता है तशरीह का, 2 मिल ही जाने हैं भाई, लिखें ज़रूर। तो इसकी तशरीह करते हुए कि शायर इस शेर में कहता है कि हम, मेरी मिसाल एक फ़कीर की तरह है, मैं फ़कीर की तरह दुनिया में आया और मैं एक फ़कीर की तरह सदा लगाते हुए गुज़रा। मतलब मेरी जो ज़िंदगी थी एक फ़कीर की मानद थी, जो लोग मुझे उम्र के हर हिस्से में मिलते रहे,
उनमें से कुछ वो लोग थे, ये कॉमन सी चीज़ है, हर इंसान जो है अच्छा नहीं होता किसी के साथ, तो जिन्होंने अच्छाई की उनका भी भला हो, और जिन्होंने अच्छाई नहीं की, कुछ लोगों ने मुझे दुख दिए, कुछ ने राहतें दी, कुछ ने खुशियाँ दी, कुछ मेरे लिए खुशियों का बायस बने, कुछ मेरे लिए तकलीफ़ का बायस बने। तो कहता है कि सबका भला हो, सबको इसके सारे खुश रहें, खुशो खुरम रहें, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। दूसरा शेर है, वो क्या चीज़ है? आह। आह जो है ये कलमा अफसोस है, लिख लें भाई। कलमा कहते हैं बात को, कलमा अफसोस, जो अफसोस के मौके पे, गम के मौके पे बोला जाता है। इंग्लिश में इसके लिए एलास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अफसोस के मौके पे, जैसे हाय का लफ्ज़ है, ठीक हो गया, ये भी कलमा अफसोस है जो दुख के मौके पे बोला जा रहा हो, जहाँ पे यासीयत हो। अच्छा, जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले, यहाँ पे दिल उठाने से मुराद है कि दिल का न लगना, दिल में उस चीज़ के लिए कोई मोहब्बत, कोई ये गोशा पैदा ना हो, नरम गोशा पैदा ना हो, ठीक हो गया, कोई भी नरम गोशा पैदा ना हो, वो चीज़ उसके कशिश मौजूद ना हो, वो चीज़ अपनी तरफ खींचे नहीं। मसलन एक शख्स है, उसे क्रिकेट से लगाव है, क्रिकेट मैच देखता है, क्रिकेट से हटकर साथ मूवी लगी है, ड्रामा लिखा है, तो वो कहे कि बस क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। मूवी लगी है तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, ड्रामा लगा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई शादी ब्याह पे गाना बजाना हो रहा है उसमें भी इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पे शायर दर हकीकत उसने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे वो जिक्र कर रहा है कि फ़कीरों की तरह आया हूँ और लोगों को खुशियों की, खुश रहने की दुआ दे के गया हूँ। यहाँ पे शायर ने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया। वो क्या चीज़ है? आह कलमा अफसोस शायर ने कहा, जिसके लिए हर एक चीज़ से, हर एक शय से दिल उठा कर चले, किसी चीज़ मेरा दिल नहीं लगा, मैं सिर्फ चाहता था वही। यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र किया है शायर ने? इश्क का, ठीक हो गया। मोहब्बत और इश्क, शायर कहता है ऐसा जज्बा था कि जिस जज्बे की, जिसको ये चाट लग गई, क्योंकि शायर ये मीर तकी मीर जो थे वो फ़कीर मनश और उस तरह रूप में रहते थे, तो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे, तो इस वजह से इनका जो शायरी में ज़िक्र मिलता है वो इश्क हकीकी का है। तो शायर कहता है कि ये जो इश्क हकीकी की मुझे चाट लगी, इश्क हकीकी से जब लगाव लगा, तो मुझे फिर किसी दुनिया की किसी भी रानाई में, दुनिया की किसी भी चीज़ में, दुनिया की किसी भी खुशी में, दुनिया की किसी भी राहत से मुझे सुकून नहीं मिला, उसमें मेरा दिल नहीं लगा। मैं जब भी चाह तो अपने इश्क की ख्वाहिश की। दूसरा है ये इश्क हकीकी से मुराद क्या होता है, ये चीज़ याद रख लें। इश्क हकीकी जो हकीकत पर मबनी हो, यानी इससे मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है, उससे इश्क करना। और इश्क मजाजी क्या है? जो मजाज के मानों में आता है, जो फ़ानी हो, जो आम इंसान, गोश्त पोश्त का इंसान होता है, उससे मोहब्बत करना, ये चीज़, यानी दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। तो जो कि मीर तकी मीर ने जो इश्क किया था वो नाकामी हुई थी, उसका भी जिक्र कहीं पे उनकी मौजूद है। तो शायर कहता है, इस शेर में शायर कहता है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से मेरा किसी और चीज़ की तरफ दिल नहीं लगा, किसी और चीज़ में मुझे कशिश नज़र आई। तो शायर कहता है कि मुझे इश्क एक ऐसी बला थी, ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी इश्क कसीरी थी, इश्क एक ऐसा जज्बा था जिसमें जब मैं कैद हुआ तो दुनिया की किसी चीज़ में मुझे राहत महसूस नहीं हुई, दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी भी, बड़ी से बड़ी चीज़ भी, बड़ी से बड़ी राहत भी मुझे सुकून न दे सकी। डन हो गया। तीसरा शेर है, कोई नाउमीदाना करके निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। अच्छा, कुछ ऐसा था, चूँकि अब ये 1710 में तो मीर साहब की वफ़ात होती है, 1710 है, 1810 है, 1910 है, अब 2023 है, तो ये 300 साल का अरसा, 3 सदियाँ बीत रही हैं। तो उर्दू ज़बान का इर्तका चला है। तो इस इर्तका में जब चला है तो कई अल्फाज जो मीर की इन शायरियों में मिलते हैं वो यहाँ आके ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। ये जो अब मुँह लफ्ज़ है ना, ये दो चश्मी है ख़त्म हो गई और यहाँ तक रह गया, ठीक हो गया। दो चश्मी है अब इस्तेमाल नहीं होती।
शायर नाउमीदाना, यहाँ पे नाउमीदाना कहते हैं कि मिसाल मैं देता हूँ कि टीचर है और वो किसी स्टूडेंट ने कोई गलती की, टीचर उसकी तरफ देखता है तो बच्चे को लगता है कि इस टीचर की निगाह से मुझे टीचर ने मारना नहीं है, या फिर टीचर को लगता है अगर वो गुस्से से देखता है तो बच्चे को लगेगा मुझे सज़ा देगा, लेकिन टीचर कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं है, तो बच्चे को ना इस बात पे ना ज़्यादा वो होता है, कुल्क पैदा होता है, दुख होता है कि मेरी तरफ टीचर ने नाउमीदाना, कोई उम्मीद भरी निगाह, और यहाँ पे नाउमीदाना मीन हम कह सकते हैं कि नफ़रत। अब दो चीज़ें हैं, या तो उम्मीद है या फिर नाउमीदी है। बच्चे ने शरारत की, माँ ने उसकी तरफ ऐसी नज़र से देखा कि जिससे बच्चे को उम्मीद पैदा हुई कि मेरी शरारत हो चुकी, गलती कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कहा कुछ नहीं जाएगा। एक ये है कि बच्चे को एहसास हो गया है कि वालिदा से पिटाई होनी है। तीसरी चीज़ है नाउमीदाना, कहता है कि मेरे बच्चे की तरफ माँ ने सिरे से देखा ही नहीं है। ठीक हो गया। शायर यहाँ पे अपने महबूब को कहता है कि जब मैं बैठा था और तुम मेरे पास से गुज़रे तो मेरी तरफ एक होती है उम्मीद, एक होती है नाउमीदी। शायर कहता है तुम मेरी तरफ नाउमीदी की ही नज़र करके गुज़र जाते, बल्कि तुमने कोई नाउमीदाना करके निगाह सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। बल्कि शायर कहता है कि जब तुम मेरे पास से गुज़रे तो तुमने क्या किया, अपना मुंह भी छुपा के गुज़रे कि मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। वो शेर है ना कि परवीन शाकर का, वो मेरे पास से गुज़र गया मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान लूँ कि वो दूर जाकर रोए। तो शायर इस शेर में कहता है कि ए महबूब, ठीक है हमारी राहें जुदा हो चुकी हैं, हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन अगर कहीं पे गली से गुज़रते हुए तुम मेरी तरफ उम्मीद की निगाह न करते, कोई नाउमीदी की निगाह ही कर देते, जिससे मुझे अंदाज़ा होता कि ठीक है मुझे कोई दोबारा महबूब की तरफ से कोई मुस्बत या मस्बत रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। लेकिन शायर कहता है कि वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, जो अहमद फराज ने कहा था कि तुम्हारा काम क्या था कि मेरी तरफ एक ऐसी निगाह कर देते, देख ही लेते, उसमें उम्मीद ना होती, नाउमीदी होती, लेकिन देख तो लेते। शायर गिला कर रहे हैं महबूब से कि तुम मेरे पास से जब गुज़रे हो तो तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। एक और चीज़ याद रख लें कि जो उर्दू शायरी का जो महबूब होगा वो हमेशा मुज़क्कर के मानों में इस्तेमाल होता है, कि शायर इसमें महबूब से गिला करता है कि तुमने मेरी तरफ नहीं देखा, तुम मेरे पास से गुज़र गए, तुमने मेरी तरफ मोहब्बत भरी निगाह नहीं की। ठीक हो गया। इस तरह की चीज़ महबूब को हमेशा मुज़क्कर रखा जाएगा। अच्छा, अगले शेर में चूँकि आपको बताया था गज़ल का हर शेर एक अलग इकाई होता है, हर शेर में एक अलग मजमून बयान है। चौथा शेर है इस गज़ल का, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। बेखुद करना कि अपने होश में न रहना, अपने आप में न रहना। शायर क्या कहता है, कहता है कि ए महबूब, मैं बैठा था और तुम मुझे ऐसे नज़र आए, मैं अपनी दुनिया में था, अपनी सोच में था, अपनी रूटीन की लाइफ में, किसी ज़िंदगी में, किसी सोच में बैठा था। तुम मेरे पास से गुजरे हो तो अचानक जैसे इंसान बैठा हो ना, तो कोई भी जलजला आ जाए, सारे उठ के बाहर भाग गए, या आप बैठे हो अचानक किसी ने कोई आवाज़, आपको कोई मैसेज आया, कॉल आई और उसमें या खुशी की बात है या गम की है, तो आप सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या होते हैं, भूल जाते हैं, अचानक बेखुद हो गए, अपने आप में नहीं रहे। जो काम कर रहे हैं वो वहीं रह गया, खाना खा रहे हैं वहीं रह गया, कोई लिख पढ़ रहे हैं वो वहीं रह गया, आप उसकी तरफ चल पड़े। तो शायर इस शेर में सिर्फ वही बात कर रहा है, कहते हैं कि महबूब, आज मैं अपनी ही दुनिया में बैठा था, अपने ख्यालों में मगन था, अपने काम में मसरूफ़ था, तुम मुझे अचानक नज़र आए और ऐसे नज़र आए कि हमें आपसे भी जुदा कर चले, कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस काम में हूँ, किस काम में मगन हूँ, क्या काम कर रहा था। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया।